तो ITR-1 की यूटिलिटी आ गई है हमारे इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। तो ITR-1 कैसे फाइल करना है पूरा डिटेल में पूरी वीडियो में बताऊंगा मैं, एक एक चीज़ को कवर करेंगे। और ये जो ITR-1 हम फाइल कर रहे हैं इसे हम न्यू टैक्स रिजीम, जो कि अभी गवर्नमेंट ने बोला था ना, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, की जो 12 लाख तक की जो लिमिट है वहां तक टैक्स नहीं लगेगा, उस न्यू रिजीम के अंदर हम इस ITR को फाइल करेंगे। तो सबसे पहले ITR-1 फाइल किसे करना है, तो देखो एक तो आप रेसिडेंट होने चाहिए और जो आपकी सैलरी मतलब जो आपकी टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा पूरे साल में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी इनकम सैलरी से होनी चाहिए, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए, फैमिली पेंशन से इनकम होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A वाला है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब कौन सा वाला गेन, जो भी आपका जो डीमेट अकाउंट है वहाँ से जब आप रिपोर्ट निकालोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी दिखेगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि वो जो शेयर आपने सेल या परचेस करा है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो मंथ जो होल्डिंग पीरियड रहेगा वो 1 साल से ज़्यादा रहेगा, तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाता है। तो उसका जो गेन है वो 1,25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 1,25,000 से ज़्यादा नहीं है तो उसे हम ITR-1 फाइल कर सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको दूसरा रिस्पेक्टिव ITR फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा सेविंग बैंक अकाउंट से अगर कोई इंटरेस्ट है, FD से कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड है, अगर इनकम टैक्स से जो रिफंड आया था आपको पिछले साल उससे जो आपको ब्याज मिला था वो भी टैक्सेबल होता है। उसके अलावा इंटरेस्ट जो इनहैंस कंपनसेशन से इंटरेस्ट है या फिर और कोई दूसरी इंटरेस्ट की इनकम है तो वो भी इसके अंदर कवर होगा। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, लॉगिन करना है। अब लॉगिन में क्या है, ई फाइलिंग में जा करके इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, असेसमेंट ईयर 2026-27 सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड पे आएंगे, देन कंटिन्यू, यहाँ पे आ जाना है स्टार्टेड न्यू फाइलिंग के अंदर। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखते हैं, इंडिविजुअल, HUF और अदर्स। तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल को सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे 2 फॉर्म्स अभी निकाले इन्होंने, ITR-1 एंड ITR-4। तो हमें ITR-1 से फाइल करना है क्योंकि हमारी इनकम सैलरी से रिलेटेड है, तो ITR-1 पे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल जो कि रेसिडेंट है, जिसकी की टोटल इनकम 50 लाख की है, जिसकी सैलरी है या 2 हाउस प्रॉपर्टी है या अदर सोर्सेस से इनकम है जो कि इंटरेस्ट की है, और जो मैंने जो कैपिटल गेन का बताया था, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसकी बात करिए, तो यहाँ पे प्रोसीड विद ITR-1 कर देना है। अब यहाँ पे अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, देखो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 4 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा आपकी इनकम हो रही है तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इसके अलावा कोई दूसरा अगर मतलब 4 लाख से कम इनकम पर आप इन कैटेगरीज में आ रहे हो तो फिर इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, या फिर अदर्स अगर आप फिर भी फाइल करना चाहते हो रिटर्न तो अदर सिलेक्ट करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर की इनकम है। अब देखो आप ये वाले पेज पे आ जाओगे डायरेक्टली। अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली ITR फाइल नहीं करना है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपका सबसे पहले फॉर्म 16 निकाल करके रखो। इसके अलावा यहाँ पे एक AIS करके टैब होता है, इस पे सिलेक्ट करो। AIS में जाएंगे हम, AIS TIS दोनों इन्फॉर्मेशन होती है। अभी 25-26 का फाइल कर रहे हैं तो 25-26 पे जाना है, TIS पे भी हम चले जाते हैं। TIS में यहाँ पे सैलरी दिख रही है, तो ये एक तो ये वाला टैब हमारा ओपन हो गया। इसके अलावा हम एक टैब और ओपन करेंगे यहाँ पे, व्यू फॉर्म 26AS का। यहाँ एग्री करके प्रोसीड करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर 2026-27 सिलेक्ट करना है, देन व्यू एज में HTML पे आप कर लो क्लिक और व्यू एंड डाउनलोड करो। अब यहाँ पे जो इनकम है वो भी दिख रही है कि 15,63,873 की इनकम है, और TDS है 1,65,005 रुपीज का। अब ये तीनों टैब, एक तो ये पहला AIS वाला, दूसरा 26AS वाला, और तीसरा जो आपने फॉर्म 16 ओपन करा, ये मैंने ITR फाइल करने के पहले ही ओपन करवा लिए। ये इसीलिए ओपन करवाए कि जो 95 से 99% नोटिसेज है इन्हीं के अंदर जो मिसमैच होता है उसकी वजह से आता है कि किसी ने सैलरी कम रिपोर्ट कर दी, किसी ने इंटरेस्ट की इनकम नहीं बताई, किसी ने इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड नहीं बताया, या फिर अगर बहुत सारे क्या महानुभाव लोग क्या करते हैं कि जो इनकम है जो कि ऑटो पॉपुलेट है पर थोड़े से अमाउंट की वजह से या तो उसका टैक्स बन रहा है, टैक्स ज़्यादा बन रहा है, तो उस इनकम को गायब कर देते हैं। तो इनके अंदर जो भी इनकम आ रही है वो ऐसी की ऐसी इनकम हमें यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। ज़्यादा हो सकती है, बराबर हो सकती है, पर कम नहीं हो सकती। अगर कम रिपोर्ट करी तो नोटिस आएगा ही आएगा। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे गए, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटो फिल्ड होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो अगर आप काम कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आपको टिक करना है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या PSU जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी विभाग में हो या कहीं पे हो तो आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को टिक करो। पेंशनर हो तो पेंशनर के हिसाब से आपको टिक करना है। इसके बाद में अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे अदर्स को टिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 139(1), मतलब अभी जो अपना रिटर्न है वो 31 जुलाई के पहले पहले फाइल हो रहा है तो 139(1) में फाइल होएगा। अगर लेट रिटर्न फाइल होता है तो बिलेटेड रिटर्न होता है, और अगर सेम रिटर्न आपको रिवाइज करना होता है तो 139(5) में वो रिटर्न को रिवाइज करना पड़ता है हमें। अब ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा मेन है।
ये कौन सा है, 115 बीएसई वाला। 115 बीएसई किसकी बात करता है, हमारी न्यू टैक्स रिजीम की। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्टेड रिजीम है, मतलब अगर हम डिफॉल्ट मतलब क्या है कि अगर हमने किसी चीज़ को चूज नहीं करा है तो वो क्या रहेगा, न्यू टैक्स रिजीम में ही आएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, जो 115 बीएसई का है उसको आप ऑप्ट आउट करना चाह रहे हो, मतलब आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाह रहे हो। अगर आपने यहाँ पे हाँ कर दिया तो आपका रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से फाइल नहीं होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से होगा। तो इसको हमें नो ही करके रखना है अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करना है, और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। तो अभी हम न्यू में कर रहे हैं तो इसको हम नो पे ही करके रखेंगे। इसके अलावा ये बैंक डिटेल्स वगैरह है, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना, इन केस ऑफ अगर कोई रिफंड वगैरह आ रहा है तो वो इसी के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। अब सेकंड वाला टैब है ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ पे हमारी सारी इनकम्स की रिपोर्टिंग होगी। अब जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, अब आप ITR 1 फाइल कर रहे हो, मैंने आपको बता दिया था कि ITR 1 में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शेयर्स परचेज सेल कर रहे हैं और छोटा मोटा भी ट्रांजेक्शन करके रखा है जो कि यहाँ पे AIS में यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपने करा होगा तो यहाँ पे AIS पे शो हो रहा होगा, तो आपका ITR 1 फाइल नहीं करना है। पर आपका साफ सुथरे ट्रांजेक्शन है, जो मैंने आपको बताया सिर्फ उतने ट्रांजेक्शन है, तो ITR 1 फाइल करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म 16 दिया होगा। अब यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी आ रही है, सबसे पहले देखो कि जो फॉर्म 16 में जो ग्रॉस सैलरी आ रही है आपकी, वो यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमने AIS TIS ओपन करा उसमें जो सैलरी यहाँ पे रिपोर्टेड है यहाँ पर भी सेम होनी चाहिए। इसके अलावा जो 26 AS हमने ओपन करा है, जो यहाँ पे सैलरी दिख रही है वहां पर भी सेम होनी चाहिए, मतलब तीनों जगह पर सेम होनी चाहिए। सर ये सैलरी तो इसमें 15,63,000 रुपये दिख रही है, इसमें मैं कुछ 1-8 लाख रुपए कम कर सकता हूँ क्या, ताकि मेरा टैक्स बच जाए? करोगे तो नोटिस आ जाएगा, क्योंकि ये जितने फिगर्स है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अपलोडेड फिगर्स है। मतलब कि ये पूरा का पूरा जो आपका वेरिफिकेशन होता है ना रिटर्न, वो करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि टेक्नोलॉजिकल रूप से करता है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी अमाउंट में डिफरेंस हुआ, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो फिर वो नोटिस ट्रिगर कर देगा। तो वो चीज़ें सेम होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर मान लो यहाँ पे सैलरी अलग बता रहा है और आपके फॉर्म 16 में अलग बता रहा है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, या तो फॉर्म 16 आपका AIS आपका अपडेट नहीं हुआ होगा, या 26 AS आपका अपडेट नहीं हुआ होगा, और जब तक अपडेट नहीं हो तब तक भी उस रिटर्न को होल्ड करके रखो, तब तक फाइल करना मत। अभी जैसे सैलरी है यहाँ पे ऑटो फील्ड था तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई आपकी। इसके अलावा अगर कुछ एग्जाम्पशंस वगैरह है जो फॉर्म 16 में दिख रही है तो वहाँ यहाँ पे आपको करना है। इसके अलावा एक सेक्शन 16 का डिडक्शन मिलता है जिसको कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं, जो कि 75,000 रुपीज़ का होगा, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सैलरी टैब कंप्लीट होता है। इसके बाद आती है हमारी बारी हाउस प्रॉपर्टी की। अब देखो जो न्यू टैक्स रिजीम थी ना, इसके अंदर वो जो एक 2 लाख रुपए वाला जो डिडक्शन मिलता था ना इंटरेस्ट का, मतलब कि आपने कोई होम लोन लेकर के रखा हुआ है जिसमें कि आप ब्याज का भुगतान कर रहे हो, तो और उसमें अगर 2 लाख रुपए तक की एक कैपिंग होती थी कि 2 लाख रुपए तक का ब्याज का जो डिडक्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता था सेक्शन 24 के अंदर, और अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो वो 80C के अंदर मिल जाता था। तो यहाँ पे ना तो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें ना तो वो 2 लाख का डिडक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, ना वो जो 80C के अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन लेते थे वो भी नहीं मिलेगा, मतलब 80C ही नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों दे करके रखा यहाँ पे? ये दे करके रखा हुआ है लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, ये मैं आगे समझाता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी पे चले गए हम, यहाँ पे एड अनदर पे करेंगे। अब यहाँ पे आपका एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी का आपका एड्रेस है। प्रॉपर्टी को ओन्ड है अगर हाँ तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, और अगर नहीं है खुद की है तो यहाँ पे पूरा 100% ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी है, देखो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पे इसने टैब को 0 कर दिया है। यहाँ पे आपको ये फिलअप ही नहीं करने देगा, मतलब अगर होम लोन लेकर के रखा है कोई ब्याज है तो उसका कोई डिडक्शन नहीं है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो तो। इसके अलावा अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट मतलब कि आपने प्रॉपर्टी को कहीं पे किराए पे चला करके रखा है, तो वहां पे डिडक्शन किस तरह से मिलेगा मैं बताता हूँ। टेनेंट की जो ब्रेकअप वैल्यूज है वो आपको लिखनी है, नाम आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, बाकी आधार वगैरह ये आपका वो रहेगा, मतलब कि अगर अवेलेबल है तो लिख देना। ये डिटेल्स कैसे फीड करनी है कि जो भी आपको लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब रेंट पे चला करके रखा, तो जितना भी रेंट आ रहा, फॉर एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ मैं कि यहाँ से आपको 2,40,000 रुपये का रेंट आता है, तो 2,40,000 रुपये हमने डिटेल्स फीड कर दी। इसके अलावा रेंट का अमाउंट जो कि अभी रियलाइज नहीं है तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर कोई टैक्सेस वगैरह, प्रॉपर्टी टैक्स या ऐसे कोई भी टैक्सेस लोकल अथॉरिटीज को पे करे हुए हैं तो उसका यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसके बाद में आएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के सेक्शन पे जाना है, एड अनदर करेंगे। यहाँ पे लोन टेकन फ्रॉम, किससे लोन लिया है? बैंक से लिया है तो बैंक आ जाएगा, अदर देन बैंक है तो यहाँ पे अदर देन बैंक आ जाएगा, लाइक NBFCs वगैरह, तो जैसे बैंक से लिया हुआ है, बैंक का नाम आ जाएगा, लोन का अकाउंट नंबर आ जाएगा, जो डेट ऑफ सेंशन है, जब भी लोन सेंशन हुआ था वो अमाउंट आ जाएगा, कितने का लोन था, मतलब टोटल अमाउंट का लोन कितने का था, लोन आउटस्टैंडिंग एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च 2026 को जो आपका बैलेंस है वो लोन का क्या चल रहा था वो यहाँ आ जाएगा।
अब आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो आप जो भी लोन स्टेटमेंट निकालोगे तो उसमें जितना भी ब्याज का भुगतान किया है पूरे साल के अंदर, तो ये जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 1,60,000 का हमने ब्याज का भुगतान किया है, तो देखो आपका टोटल रेंट कितना था, 2,40,000 रुपये था। उसके बाद में एक 30% आपको एक डिडक्शन मिलता है इसके अंदर, तो वो 72,000 हो गया। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना हो गया, 1,60,000। तो 1,60,000 और 72,000 कितना हो गया, टोटल 2,32,000 रुपये हो गया। और आपको जो रेंट मिल रहा था वो था 2,40,000। तो इस हिसाब से आपकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो कितनी कंप्यूट हो गई, वो 8,000 रुपीज़ कंप्यूट हो गई है। तो अभी तक सैलरी अपना पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, हाउस प्रॉपर्टी पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। अब आता है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में भी यहाँ पे जो इनकम होगी वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इनको कुछ पिछले साल इनकम टैक्स का रिफंड आया होगा जिसका कि ब्याज होगा, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट है। इसके अलावा अगर आपको मान लो सेविंग अकाउंट से कोई ब्याज आ रहा है, एफडी से कोई ब्याज आ रहा है, या और किसी चीज़ का अन्य ब्याज है, तो वो भी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा। बाकी एक बार और इनको भी, क्योंकि ये एआईएस पे शो होते हैं, जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह होते हैं ना, इनके केस में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट एफडी नहीं है, पर आपके केसेस में हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे शो होते हैं। तो एक बार चेक करना कि यहाँ पे जितना ब्याज आ रहा है और यहाँ पे जितना रिपोर्टेड है वो सही है या नहीं है, मतलब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे रिपोर्टेड कम है और यहाँ पे अगर ज़्यादा दिख रहा है तो फिर वही नोटिस ट्रिगर हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पे बात आ रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। बहुत सिंपल सी सादी सी टेबल देकर के रखी है इन्होंने, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। टोटल सेल कंसिडरेशन निकाल लो, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लो। ये कहाँ से मिलेगी, जहाँ भी जो भी डीमेट अकाउंट से आप काम कर रहे हो वहाँ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर कोई शेयर जो कि 1 साल से ज़्यादा की आपकी होल्डिंग रखी हुई है, जैसे मान लो कि एक शेयर आपने 2022 में परचेस किया था और उसको आपने अभी सेल किया है 2025-26 के अंदर सेल किया हुआ है, तो वहाँ पे वो पता चल जाएगा। तो जब आपने परचेस किया था, जितने में परचेस किया था वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा, जितने में सेल किया था वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑलरेडी यहाँ आ जाएगा। और ये अमाउंट आपका 1,25,000 से अगर ज़्यादा हुआ, इस अमाउंट की बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, 1128 का, अगर 1,25,000 से ज़्यादा हुआ तो फिर ये वाला जो रिटर्न है ITR-1 ये फाइल आपको नहीं करना है, फिर आपको दूसरा ITR-2 या ITR-3 की तरफ जाना पड़ेगा। पर अगर 1,25,000 से कम है तो ये वाला रिटर्न हमें फाइल करना है। अब आ जाते हैं टोटल डिडक्शंस के ऊपर। ये देखो यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है, ATC ATD कोई मेडिक्लेम है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। सर वो मैंने 4 साल पहले पैसा लगाया हुआ था जिसमें कि हमारे इंश्योरेंस एजेंट ने बोला था कि आपको तो 30% का बेनिफिट मिल जाएगा, टैक्स बच जाएगा, तो वो सब खत्म है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो कर रहे हो, किसी भी चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। खाली क्या क्या मिलेगा, 80CCD2 का एक डिडक्शन होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, तो उनको यहाँ पे एक डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा एक अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है 80CCH में, यहाँ पे आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। और एनी अदर डिडक्शन यहाँ पे ना कुछ भी अनाप शनाप डिडक्शन मत लिखिएगा। अगर लिखोगे तो नोटिस आएगा, क्योंकि इस बार इन्होंने ये फॉर्म है ना बहुत क्लियर करके रखा हुआ है। और ये फॉर्म इतना क्लियर बना करके रखा है इन्होंने कि ये सीधा जो इनका इंटेलिजेंस सिस्टम है या फिर जो AI बोल सकते हैं हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में, वही पता कर सकता है कि आपने चीज़ें सही डिटेल्स फीड करी है नहीं करी है, क्योंकि इसमें वेगनेस बहुत कम है। जो ओल्ड टैक्स रिजिम है ना उसमें तो बहुत सारी वेग चीज़ें चल जाती थी, पर ये एकदम सीधा सीधा बना करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ भी अनाप शनाप डिडक्शंस मत डालना। जो है डिडक्शन अगर ऑलरेडी है आपके पास में प्रॉपर प्रूफ है तो उन्हीं डिडक्शंस को आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो हमारे केस में कोई डिडक्शन थे नहीं तो यहाँ पे 0 आ गया। अब टैक्सेस पेड में क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है कि कोई भी आपका TDS अगर डिडक्ट हुआ है, तो देखो अगर सैलरी पे TDS डिडक्ट होता है तो वो ये वाले टैब में आता है। इसके अलावा अगर सैलरी के अलावा किसी भी चीज पे TDS डिडक्ट हुआ, लाइक जैसे FD का कोई ब्याज मिला उस पर TDS डिडक्ट हुआ है, तो वो फिर ये वाले कॉलम में बताएगा। कोई TCS वगैरह कार वगैरह परचेस करी उसका कोई TCS होता है, वो ये वाले कॉलम में बताता है। अगर कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट आप पहले से ही कर चुके हो तो वो ये वाले कॉलम में बताता है। तो ऐसे आपके टोटल टैक्सेस पेड होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा सैलरी थी तो उस पर TDS था तो वो यहाँ पे आपका शो होएगा। अब ये जो टोटल TDS डिडक्टेड है, जो यहाँ पे एंटर्ड अमाउंट है, वो आपका ये जो 26AS है जिससे मैच करना चाहिए। अगर यहाँ पे अमाउंट, इन अमाउंट में बिल्कुल ध्यान रखना 1 to 1 अमाउंट मैच होना चाहिए। इसमें ज़्यादा बता रहा है उधर कम बता रहा है, हमने ज़्यादा ले लिया, अगर ये कुछ भी करा है तो फिर नोटिस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है वेरीफाई और टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स। तो यहाँ पे आपकी पूरी टैक्स लाइबिलिटी का पूरा वो ब्यौरा आ जाएगा कि आपकी कितनी इनकम थी, इसके अलावा कितना आप पे टैक्स बन रहा है, सेस वगैरह सब जोड़ के, एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना। अब यहाँ पे ये आपकी कैलकुलेशन आ जाएगा पूरा टोटल टैक्सेबल इनकम का कि आपका कितनी इनकम हो रही है, कितने डिडक्शंस आपने लिए हैं। देखो यहाँ पे सारे डिडक्शंस आ गए, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई। अब आपका कैलकुलेशन हो जाएगा टैक्स का कि भैया मेरा टैक्स तो 1,08,000 रुपये बन रहा था और जो मेरा TDS है जो डिडक्ट हुआ है वो 1,65,000 रुपीज़ डिडक्ट हुआ है,
तो इस हिसाब से मेरा रिफंड बनना चाहिए। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है कि 56,950 रुपीज़ का मेरा रिफंड बन रहा है। एट द एंड मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझ के चलना कि अगर आपने टीडीएस किसी और रिजिम में डिडक्ट करवाया है, आपके एम्प्लॉयर ने किसी और रिजिम में, फॉर एग्जांपल ओल्ड टैक्स रिजिम में आपका टीडीएस डिडक्ट कर दिया है, पर आपको न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करनी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर आईटीआर, तो आप उसको इजीली ऑप्ट कर सकते हो। ऐसा वाइज वर्सा भी कर सकते हो। अगर उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम में टीडीएस डिडक्ट करा तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में आईटीआर फाइल कर सकते हो। इसके अलावा एक फाइनल सजेशन फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और ये मिस्टेक्स करते हैं। उन मिस्टेक्स को मैंने पूरी वीडियो में बहुत जगह एड्रेस करा है, फिर से एड्रेस कर रहा हूँ। आपका फॉर्म 16, 26AS जो कि ये है, और AIS, इनके अंदर जो भी डिटेल्स है वो सब मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रही है तो फिर आपको अगर अपडेट होने के लिए रुको। इसके अलावा जानबूझ करके कोई भी इनकम को गायब मत कर देना कि बैंक के एफडी के इंटरेस्ट की इनकम गायब कर दी या सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट की इनकम गायब कर दी ताकि हमारा रिफंड आ सके या फिर हमारा टैक्स कम हो सके। और डिडक्शंस में ही बता रहा हूँ, ओल्ड टैक्स रिजिम में लोग बहुत सारे डिडक्शन डाल देते थे। हमने बहुत सारे केसेस देखे जिनमें कुछ तो भी डिडक्शन डाल देते थे लोग। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये न्यू टैक्स रिजिम है, यहाँ पे वो वाली रिस्क लेना मत। अगर आपको आज तक नोटिस नहीं आया है तो ठीक है, अभी तक बहुत अच्छी बात है कि नहीं आया आपको, अगर आपने ऐसा कुछ काम किया है। बट ये न्यू टैक्स रिजिम है, यहाँ पे डिडक्शंस के जो क्राइटेरिया वही कम है, 2-3 डिडक्शन दे करके रखें। इसके अंदर मत कोई भी डिडक्शन आपके मन से यहाँ पे डिटेल्स फीड मत करना। इसके अलावा ITR 1 में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।